हाँ, तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का भूगोल, यानी कि जो जियोग्राफी है उसका हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, ये एनसीईआरटी का बुक है और हम एनसीईआरटी के बुक को पढ़ाने वाले हैं, ठीक है? दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विकास की पाठशाला चैनल का नाम है, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ना हर सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, ठीक है? आपको 10th क्लास का मतलब अच्छे से तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों, ये पहला चैप्टर है ना, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। इस जो ये चैप्टर है, इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और एकदम आसान तरीके से आपको मैं समझाने का प्रयास करूँगा। जो भी पढ़ाऊँगा यकीन मानिए अभी याद हो जाएगा। अभी मैं बताऊँगा, अभी आपको माइंड में याद हो जाएगा, ठीक है? सेट हो जाएगा। कैसे याद करना है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? और सबका जो भी परिभाषा होगा मैं कोशिश करूँगा कि जितना शॉर्ट मतलब जितना आसान हो सके, एक सटीक परिभाषा हो सके, मैं बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है? तो दोस्तों, जैसे कि है पहला चैप्टर का नाम है और इसमें चूँकि खंड क का इकाई 1 है, ठीक है? इसमें खंड क है, एक ख है, ठीक है? तो इसका इकाई 1 है, ठीक है? इकाई 1 का नाम है क्या है दोस्तों कि भारत संसाधन एवं उपयोग, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं कि भारत संसाधन एवं उपयोग, यानी कि भारत में संसाधन क्या है, ठीक है? और उसका उपयोग क्या है, ठीक है? संसाधन जो है क्या है और उसका उपयोग क्या है, इसी के बारे में हम जानने वाले हैं। क्या है? संसाधन क्या है और उसका उपयोग क्या है, उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर संसाधन क्या है। तो चूँकि चैप्टर का नाम है संसाधन, फिर हम उसका उपयोग जानेंगे। पहले संसाधन जान जाए क्या है, उसके बाद हम उसका उपयोग जानेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हैं संसाधन। तो दोस्तों, मानव जीवन में संसाधन का परिभाषा होगा कि मानव जीवन में उपयोग में आने वाली सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन कहलाती है। यानी मानव जीवन में जो भी चीजें यूज में आती है, जो भी चीजें उपयोग में आती है, वो सभी वस्तु संसाधन है। ये मार्कर संसाधन है, ये बल्ब संसाधन है, ये जो मोबाइल दिख रहा है आपको, ये संसाधन है, ठीक है? ये बोर्ड संसाधन है, ठीक है? जो भी चीजें मानव जीवन में मतलब मानव के जीवन में जो जो भी चीजें उपयोग में आने वाली वस्तु है, जो भी कोई भी चीज ले लो, कॉपी किताब कलम बेंच कुर्सी, ये सभी जितने भी हैं जो मानव जीवन के उपयोग में आते हैं, सभी क्या है, सभी के सभी संसाधन है, ठीक है? तो ये तो सिंपल सा परिभाषा हो गया संसाधन का कि मानव जीवन में उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है, जो मानव जीवन के उपयोग में आती है, ठीक है? आपके पास जो मोबाइल है वो भी क्या है, संसाधन। यानी जो भी चीजें जो मानव जीवन के उपयोग में आती है, वो सभी के सभी संसाधन है, ठीक है? तो चलिए, संसाधन हमको लगता है समझ में आ गया होगा, ठीक है? कि मानव जीवन में उपयोग में आने वाली वे सभी वस्तुएं क्या है, संसाधन है। क्या है? संसाधन कहलाती है, संसाधन है। जैसे हो गया दोस्तों पेड़ पौधे, जैसे मैंने बता दिया, जल हो गया, आप पानी पीते हैं, वो भी संसाधन है। पेड़ पौधे जो भी दिखाई दे रहे हैं वो भी सभी क्या है, संसाधन है, ठीक है? क्योंकि पेड़ पौधे भी हमारे उपयोग में आते हैं, ठीक है? और पानी तो आता ही है, तो इसलिए सभी क्या है, संसाधन के रूप में। आप और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल जो भी चीज मैं बता रहा हूँ ना, परिभाषा के अनुसार आप और भी इसमें जोड़ सकते हैं, ठीक है? पेड़ पौधे हो गया, मतलब जितने भी बेंच कॉपी कलम किताब ये कुर्सी, ठीक है, मोबाइल फोन, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है, संसाधन है। तो संसाधन तो समझ में आ गया। अब दोस्तों, आपको यहाँ पे एक चीज मतलब इसमें दिया है, टॉपिक है, टॉपिक नहीं है, मतलब समझिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि संसाधन जो है भौतिक तथा जैविक दोनों हो सकते हैं। संसाधन जो होते हैं ना, भौतिक तथा जैविक दोनों हो सकते हैं। अब ये भौतिक और जैविक क्या है, मैं बताऊंगा, अच्छे से आपको बताऊंगा। कह रहा है कि संसाधन जो होते हैं ना, भौतिक और जैविक दोनों होते हैं, ठीक है? तो आपको मैं बता दूं, भौतिक जो होता है ना, भौतिक संसाधन, उस जैविक होता है, इसका सजीव से संबंध होता है, जो भौतिक होता है उसका निर्जीव से संबंध होता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है भूमि, सजीव में क्या भौतिक में क्या कहता है, भूमि मृदा जल खनिज, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी निर्जीव है। यानी कि भौतिक का संबंध किससे है, भौतिक का संबंध जो है वो किससे है, निर्जीव से है, निर्जीव पदार्थों से है। किससे है, निर्जीव पदार्थों से। तो हम कह सकते हैं भौतिक से जैविक दोनों हो सकते हैं। यानी कि भौतिक में कौन कौन आ जाएगा, भूमि हो जाएगा, मृदा, ये जमीन दिख रहा है, ये क्या है, कौन संसाधन है, तो ये भौतिक संसाधन है, ठीक है? जल खनिज भूमि, ये सभी क्या है, मृदा, ये सभी जितने भी चीज दिखाई दे रही है, ये सभी के सभी क्या है, भौतिक संसाधन है, ठीक है? यानी कि इसमें जीव नहीं है, इसमें जान नहीं है। सजीव निर्जीव तो आपको पता ही होगा, ठीक है? तो इसमें क्या है, इसमें जान नहीं है। ये सभी को हम किस में रखे हैं, इसको निर्जीव की श्रेणी में रखे हैं, ठीक है? अब आगे जो आता है यहाँ पर जैविक, जैविक संसाधन, तो इसमें आता है वनस्पति, जलीय जीव, जितने भी वनस्पति हैं सब में जान होता है, ठीक है? जलीय जीव जो भी होते हैं उस सब में भी जान होता है, ठीक है? तो इस सभी किस में आ जाएगा, जैविक में। यानी इसका जो संबंध होता है ना, इसका संबंध हम बात करें समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, इसका संबंध होता है सजीव से होता है। किसका होता है,
इसका संबंध सजीवों से होता है, ठीक है। इसका जो संबंध होता है डायरेक्ट सजीवों से होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि इसमें क्या आ जाएगा, भौतिक संसाधन में आ जाएगा दोस्तों, भूमि हो जाएगा। मृदा यानी जिसमें जान नहीं होता वो किस में आ जाएगा, भौतिक संसाधन में आ जाएगा। और जिसमें जान होता है जैसे वनस्पति हो गया, जलीय जीव हो गया, ये सभी किस में आ जाएगा, ये सभी जैविक संसाधन में। अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ यहाँ पर, जो मानव है, हम मानव जो है, मनुष्य जो है, मानव कहिए मनुष्य कहिए, कौन सा संसाधन में आएगा, तो आपको ये इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि मानव जो है कौन सा संसाधन में आएगा, जैविक संसाधन में आएगा या फिर भौतिक संसाधन में आएगा। इसका हमें कमेंट बॉक्स, क्योंकि क्वेश्चन आप बनता भी ऐसे क्वेश्चन, जैसे अगर पूछ देगा ऐसे क्वेश्चन कि जो जल है, यहाँ पर जो जल है वो कौन सा संसाधन है, भौतिक संसाधन है कि जैविक संसाधन है, कि इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, कि दोनों है। अब मतलब क्वेश्चन ऐसे ऑब्जेक्टिव आता है, आपका क्वेश्चन बनता है कि जो यहाँ पर जैसे जल दे दिया और पूछ दिया कि जल जो है कौन सा संसाधन है, जल जो है कौन सा संसाधन है, भौतिक संसाधन है कि जैविक संसाधन है, और ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना है, ठीक है। तो वैसे ही मैं आपसे क्वेश्चन किया हूँ ये वाला कि ये जो मनुष्य है, ठीक है, मनुष्य जो है या मानव जो है कौन सा संसाधन में आएगा, जैविक संसाधन में आएगा, भौतिक संसाधन में आएगा, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो कि बहुत ही मतलब समझिए एक तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्टार डाल के इसको लिख दिया हूँ और आपको मैं समझाने वाला हूँ, बारी बारी से सबको समझाऊंगा, सबका मतलब समझाऊंगा, आपको अभी कभी दिमाग में फिट हो जाएगा, सेट हो जाएगा। कैसे याद करना वो भी आपको अभी फिलहाल अभी याद हो जाएगा तुरंत, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर क्या है कि भौतिक तथा जैविक दोनों पदार्थ क्या है, तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी हो पाते हैं। कहने का मतलब है ये ऊपर जो हमने अभी पढ़ा भौतिक और जैविक, ये दोनों जो संसाधन है, दोनों जो पदार्थ हैं, ये क्या होता है, तकनीक के सहारे, क्या होता है, तकनीक के, यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा, तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी हो पाते हैं, यानी जीवन में उपयोगी हो पाते हैं। कहने का मतलब है ये सभी जो दिखाई दे रहा है ना, भूमि हो गया, मृदा हो गया, जल हो गया, खनिज हो गया, फिर वनस्पति हो गया, जलीय जीव हो गया, ये सभी जो होते हैं ना तकनीक। अब तकनीक कहने का मतलब इसको इंग्लिश में टेक्निक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेक्निक बोलते हैं, टेक्निक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम टेक्निक बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये तकनीक के सहारे ही क्या हो पाते हैं, जीवन उपयोगी, मानव के जीवन में उपयोगी हो पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि एक लकड़ी है, मतलब एक पेड़ है, पेड़ को मतलब सूखा पेड़ है, ठीक है, सूखा पेड़ है, उसको लकड़ी को काट करके और मानव ही क्या करता है, उसको मतलब बेंच बना दिया, पलंग बना दिया, कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, मतलब कुछ बना पाता है। तो ये किसके सहारे, तो मानव के तकनीक यानी टेक्निक के सहारे बन पाता है, ठीक है। तकनीक के सहारे ही ये क्या हो पाता है, जीवन उपयोगी हो पाता है। यानी जो भी संसाधन है, चाहे भौतिक हो या फिर जैविक हो, ये दोनों पदार्थ जो होते हैं ना, ये क्या होता है, जीवन उपयोगी तभी हो पाता है, जीवन में उपयोगी तभी हो पाता है, किसके सहारे, तो तकनीक के सहारे उपयोग हो पाते हैं। किसके सहारे, तो तकनीक के सहारे ही मानव जीवन में उपयोगी हो पाते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या है, भौतिक तथा जैविक दोनों पदार्थ जो होते हैं ना, तकनीक के सहारे ही मानव के जीवन में उपयोगी हो पाते हैं, ठीक है। यानी मानव के तकनीक से कहिए, मानव के तकनीक से क्या होता है, कोई भी चीज मतलब उपयोगी बन पाता है, जीवन में उपयोगी बन पाता है। चाहे मैं छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि पेड़ हो गया, पेड़ को काट करके मतलब सूखा पेड़ को काट करके मानव क्या करता है, उसको कुछ कुछ मतलब बना देता है। पेड़ मतलब पलंग बना दिया, कुर्सी बना दिया, टेबल बना दिया, बेंच बना दिया, ये सभी बोर्ड बना दिया, ये सभी चीजें मतलब किसके सहारे, तो तकनीक के सहारे ही बन पाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला जो लाइन है, अगला जो लाइन यहाँ पर दिया है, जिमरमैन, दोस्तों जिमरमैन इनका नाम है। दोस्तों ये जो थे ना, एक प्रसिद्ध क्या थे, ये एक भूगोलविद थे, क्या थे, भूगोलविद, भूगोलविद क्या थे, एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे, क्या थे, प्रसिद्ध एक भूगोलविद थे। जो जिमरमैन, आपने मैंने नाम बताया ना जिमरमैन, ध्यान दीजिएगा, जिमरमैन ये एक प्रसिद्ध भूगोलविद थे, क्या थे, भूगोलविद। यहाँ पे देख सकते हैं भूगोलविद, जिनका कहना था, क्या कहना था दोस्तों, कि संसाधन जो होते हैं ना, होते नहीं है, बनते हैं। संसाधन जो होते हैं, संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, ठीक है। यानी संसाधन जो भी होता है वो होते नहीं है, मतलब बनते हैं, ठीक है। संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, ये इनका कथन है, क्या, जिमरमैन का। ऑब्जेक्टिव पूछता भी है कि ये कथन किसका है, संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा जिमरमैन का, या फिर कहा जाएगा जिमरमैन का कथन क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसका कहना है, तो ये जिमरमैन का कहना है, ठीक है, जो कि एक प्रसिद्ध क्या थे, भूगोलविद थे, प्रसिद्ध एक भूगोलविद थे। उनका ही कहना था कि संसाधन जो होते नहीं है वो बनते हैं, ठीक है। आगे जो देखना है कि कर सेवा को भी संसाधन माना गया है। देखिए सेवा को भी, कहने का मतलब सेवा को भी संसाधन माना गया है, क्या मतलब, सेवा, सेवा मतलब क्या, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको भी संसाधन में माना गया है। कोई चित्रकार है, क्या कर रहा है, चित्रकार है, कोई पेंटिंग कर रहा है, पेंटिंग करके वो पैसा उससे कमा रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या कर रहा है, वो भी किसी का सेवा कर रहा है, तो उस सेवा से भी मतलब
धन अर्जन कर, पैसा कमा करके खुद को संतुष्ट कर रहा है, यानी वो भी क्या हो गया, वो भी संसाधन हो गया। ठीक है, जो सेवा करना होता है ना, सेवा, वो भी, जैसे वकील हो गया, कोई किसी का वकील किसी की हेल्प कर रहा है, तो वो भी क्या हो गया, उस मतलब सेवा करता है। ठीक है, क्या करता है, सेवा करता है। तो इसलिए कहा गया है सेवा को भी संसाधन माना गया। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं भी क्या कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार से संसाधन ही हो गया। ठीक है, जो सेवा करना होता है ना, सेवा को भी इसलिए किस में रखा गया, संसाधन ही माना गया है। सेवा जो होता है ना, उसको संसाधन ही माना गया है। ठीक है, कोई भी सेवा अगर कर रहा है किसी का, जैसे डॉक्टर है, मरीज का इलाज कर रहा है, तो क्या कर रहा है, उसका सेवा कर रहा है। तो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, यानी उसको भी संसाधन ही कहा जाएगा। जो डॉक्टर अगर सेवा कर रहा है किसी का, तो उसको भी संसाधन ही कहा जाएगा, संसाधन ही माना गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे देखते हैं कि मानव भी क्या है, मानव भी एक संसाधन ही है। आप भी एक संसाधन ही है, मैं भी एक संसाधन ही हूँ। कैसे दोस्तों, कहने का मतलब मानव एक संसाधन है। कैसे है, तो मानव एक संसाधन इसलिए है क्योंकि मानव ना किसी भी चीज को उपयोगी वही बना पाता है, अपने तकनीक के सहारे, अपने मतलब कह सकते हैं टेक्निक के सहारे किसी भी चीज को उपयोगी बना पाता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि लकड़ी को काट करके और अलग अलग चीजें बना देता है, अलग अलग चीजें मतलब निर्माण कर देता है उसका। तो क्या हो जाता है, यानी कहने का मतलब है कि इसलिए उसको भी क्या कहा जाएगा, एक प्रकार से संसाधन ही कहा जाएगा, क्योंकि अपने तकनीक के सहारे किसी भी चीज को उपयोगी बना लेता है। संसाधन तो बहुत से हैं, मतलब बहुत से संसाधन पड़े हैं, लेकिन उसको उपयोगी कौन बनाता है, आखिर में मनुष्य ही तो बनाता है, मानव ही तो उसको उपयोगी बनाता है। तो इसलिए मानव भी एक प्रकार से क्या है, खुद ही मानव भी एक प्रकार से संसाधन है। कुछ इसमें बातें हैं दोस्तों, मैं जरा आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। थोड़ा सा एक चीज इसमें और रह गया, एक इंपॉर्टेंट बात है जो रह गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद से हम संसाधन के प्रकार पढ़ेंगे। कारण अगला जो मतलब है कि संसाधन किसी भी देश का क्या होता है, संसाधन जो होता है ना, संसाधन किसी भी देश का, संसाधन किसी भी देश का, संसाधन जो होता है किसी भी देश का क्या होता है, आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। क्या होता है, आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। क्या होता है, मेरुदंड होता है, मेरुदंड होता है। इन दोस्तों कह रहा है ना कि संसाधन जो होता है किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक, क्या होता है, आर्थिक, यहाँ पर इसको स्टार डाल लीजिएगा, आर्थिक सामाजिक मेरुदंड। अब मेरुदंड कहने का क्या मतलब है दोस्तों, तो मेरुदंड जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बैकबोन, क्या बोला जाता है, बैक बोन, यानी रीढ़ की हड्डी, कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। संसाधन को किसी भी देश का क्या बोला जाता है, रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। संसाधन को किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है। ठीक है, जो भी देश, मतलब कोई भी देश हो, अगर संसाधन का अच्छा से उपयोग कर रहा है ना, तो वो देश कभी भी आगे होगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है संसाधन को उसका बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। कोई भी देश हो, अगर वो संसाधन का भरपूर उपयोग कर रहा है, अपने पूरे संसाधन, जितने भी संसाधन है, संसाधन होने से नहीं होता, उसका कितना आप उपयोग कर रहे हैं उससे होता है। ठीक है, तो संसाधन का, कोई भी देश अगर संसाधन का भरपूर उपयोग कर रहा है, ठीक है, मतलब प्रचुर मात्रा में उसका उपयोग कर रहा है, तो वो क्या होगा, वो कभी भी आगे होगा। इसलिए कहा गया यहाँ पर कि संसाधन को किसी भी देश का क्या, आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड, यानी कि बैकबोन, रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस बातें थी, मतलब कुछ जरूरी लाइनें कह सकते हैं। ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें से प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे पूछ देगा संसाधन को किसी भी देश का क्या कहा जाता है, डैश डैश, यहाँ पर क्या कर देगा, रिक्त स्थान दे देगा, क्या कहता है, मेरुदंड कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखना है कि भौतिक तथा जैविक दोनों पदार्थ क्या होते हैं, तकनीक के सहारे जीवन उपयोगी हो पाते हैं। ठीक है, जिमरमैन का क्या कहना था कि संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे, वो भूगोलविद थे, महान भूगोलविद थे, जिनका कहना था कि संसाधन होते नहीं बल्कि बनते हैं। फिर सेवा को भी संसाधन माना गया है। सेवा जो है, कोई भी सेवा कर रहा है तो उसको भी संसाधन ही कहा जाएगा। फिर मानव जो है, मानव खुद एक प्रकार का क्या है, संसाधन है। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज को उपयोगी वही बना पाता है। ठीक है, तो मानव सबसे बड़ा एक संसाधन है, कह सकते हैं। ठीक है, आगे है संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है, बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होता है। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग पढ़ने वाला है दोस्तों संसाधन के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ने वाला है, संसाधन के प्रकार, आखिर में संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग जानने वाले हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आगे हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों का वर्गीकरण। क्या, संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर बांटा गया है, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, चूंकि पहला है, यहाँ पर पहला किसके आधार पर बांटा गया, तो उत्पत्ति के, उत्पत्ति समझ रहे होंगे, उत्पन्न होना। ठीक है, पैदा होना, जन्म लेना, उत्पन्न होना, उत्पत्ति के आधार पर। क्या, तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को बांटा गया है कितने भागों में, 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में, 2 वर्गों में
बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। यानी कह सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर दोस्तों, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जैव संसाधन क्या है, अजैव संसाधन क्या है, साथ साथ हम जानते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 भागों में उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है, पहले को जैव कहते हैं, दूसरे को अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसे सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, सजीव वस्तुओं के समूह को, समूह समझते हैं ना, सजीव वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? तो जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, वनस्पति क्या है? सजीव है। मनुष्य क्या है? सजीव है। पशुधन क्या है? सजीव है। मत्स्य यानी मछली क्या है? सजीव है। अन्य प्राणी भी, मतलब यानी कह सकते हैं सजीवों का जो समूह होता है ना, सजीव वस्तुओं, कोई भी सजीव वस्तु हो, उसका समूह को हम क्या कहते हैं? उसके समूह को जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य हो गया, तो मनुष्य के समूहों को क्या कह देंगे हम? कह देंगे कि वह जैव संसाधन है। हम मनुष्य हैं, यानी मनुष्य के पूरे समूह, मनुष्य पूरे जाति को हम क्या कह देंगे? कि वह जैव संसाधन है। पूरे मनुष्य जाति क्या है? तो जैव संसाधन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सजीव वस्तुओं के समूह को हम क्या कहते हैं? जैव संसाधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें समझ गए होंगे आप। ठीक है, अब देखिए, अजैव संसाधन जस्ट इसके उल्टे, यानी विपरीत है इसके, जस्ट इसके उल्टा कि निर्जीव, सजीव और निर्जीव। आपको पता है ना, सजीव जिसमें जान होता है, ठीक है, निर्जीव मतलब जिसमें जान नहीं होता है। ठीक है, तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। अब देखिए, उसको कहते थे सजीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते थे? जैव संसाधन। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी देख सकते हैं, जैव यानी जिसमें जान होता है, और अजैव मतलब जिसमें जान नहीं होता, मतलब नहीं, यानी जैव यानी कि जान उसमें नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, इस सभी में जान नहीं होता है। ठीक है, तो इसके समूह को क्या कहते हैं? जैसे धातु है, कोई भी धातु है, जैसे सोना हो गया, तो सोना के पूरे धातु समूह को क्या कहेंगे? हम कह देंगे कि वो क्या है? वह जो है सॉरी क्या है? तो अजैव संसाधन है। सोना क्या है? अजैव संसाधन है। सोना मतलब पूरे सोना को क्या कहेंगे हम? कि वह क्या है? अजैव संसाधन है। यानी जितने भी निर्जीव वस्तुएं हैं ना, जितनी भी निर्जीव वस्तुएं हैं, उस सभी को क्या कहा जाएगा? तो अजैव संसाधन कहा जाएगा। और जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, उसके पूरे समूह को क्या कहा जाएगा? तो जैव संसाधन कहा जाएगा। आई होप कि आपको जैव और अजैव समझ में आ गया होगा। आ गया है ना? हाँ, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। काहे नहीं आएगा भाई? जब मैं समझाऊंगा तो काहे नहीं आएगा? ठीक है, तो जैव और अजैव आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैव जिसमें क्या होता है? सजीव मतलब सजीव वस्तुओं के समूह को जिसमें जान होता है, और अजैव यानी कि जिसमें जान नहीं होता, निर्जीव वस्तुओं के समूह को क्या कहते हैं? अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों हम बांटते हैं उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता समझ रहे हैं? उपयोग के आधार पर। ठीक है, उपयोगिता करने का मतलब है उपयोग के आधार पर। हम उसको 2 भागों में इसमें भी बांटते हैं। तो उपयोगिता के आधार पर भी इसको 2 वर्गों में बांटा गया। ठीक है, 2 भागों को कहिए या फिर वर्गों कहिए। ठीक है, 2 भागों में बांटा जाता है या फिर बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, बांटा गया है। तो कह सकते हैं कि ये उपयोगिता के आधार पर ना इसको 2 भागों में इसमें भी बांटा गया है। उपयोग के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन। तो एक है नवीकरणीय संसाधन, एक है अनवीकरणीय संसाधन। क्या है? तो उपयोगिता के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक ना, तो अगर आपको यहाँ पर देखना है नवीकरणीय संसाधन में, तो इसको हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे? तो वैसे संसाधन जिन्हें नवीकृत या पुनः प्राप्त किए। देखिए दोस्तों, एक चीज इसमें देखिए, नवीकरणीय यानी नया करना। अब देखिए यहाँ से भी इसका परिभाषा याद कर सकते हैं। नवी मतलब नया करना, क्या? नया करना। ठीक है, अनवी मतलब नहीं। बस यहाँ पर एक याद हो जाएगा, तो जस्ट उसके उल्टा ये भी है, इसमें भी उल्टा है। ठीक है, तो नवी मतलब क्या होता है? नया करना। तो देखिए, वैसे संसाधन जिन्हें नवीकृत, नवीकृत मतलब नया, या फिर पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें या फिर जिनको नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें हम नया कर सकते हैं। ठीक है, पुनः नया कर सकते हैं या फिर पुनः प्राप्त कर सकते हैं, चाहे किसी भी विधि द्वारा, किसी भी प्रक्रिया द्वारा हम उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नया कर सकते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जरा एग्जाम्पल में देखते हैं, तो सौर ऊर्जा। अब आप बताइए, सौर ऊर्जा कभी खत्म होने वाला है क्या? सौर ऊर्जा कितना हो, जब कर लीजिए कितना ले लीजिए, क्या कभी खत्म होने वाला? सौर ऊर्जा नहीं खत्म होने वाला है। लेंगे फिर से सौर ऊर्जा आ जाएगा। ठीक है, तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, हम इसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पवन ऊर्जा है, हवा को अगर आप कितना लेंगे, फिर से हवा आ जाएगा नए रूप में, फिर से हवा आ जाएगा, तो हवा को कभी नहीं ले सकते। ठीक है, हवा कितना खा लीजिए, कितना ले लीजिए, क्या हवा कभी खत्म होने वाला है? नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये भी क्या है? तो ये भी इसी में आएगा, किसमें? नवीकरणीय संसाधन में आएगा। कि
हवा जो है सॉरी पवन जो है, पवन ऊर्जा क्या है, तो ये नवीकरणीय संसाधन है। जल, जल कभी खत्म होने वाला है दोस्तों, जल बहुत, पृथ्वी पर बहुत जल है, ठीक है, तो ये कभी खत्म होना नहीं है। थोड़ा सा पानी लेंगे फिर क्या हो जाएगा, फिर वहाँ पर पानी आ जाएगा यानी, ठीक है, तो ये भी किस में आ जाएगा, ये भी नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। विद्युत है, विद्युत भी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, तो जल है तो जल से भी विद्युत बनता है, मतलब बहुत तरीका है विद्युत बनाने का, तो विद्युत भी खत्म नहीं होगा। यानी हम विद्युत ऐसे कह सकते हैं कि विद्युत को हम पुनः बना सकते हैं। अगर विद्युत हम यूज कर ले रहे हैं, जैसे अभी हम विद्युत का यूज कर ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर हम कल मतलब कल फिर से विद्युत आ जाएगा, यानी रोज बन रहा है विद्युत, क्या हो रहा है, रोज हम उसको नया कर रहे हैं, नया विद्युत बनाते जा रहे हैं, ठीक है, यानी विद्युत क्या है, तो ये भी नवीकरणीय संसाधन है। हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, विद्युत को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जल को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, सौर ऊर्जा को भी पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, तो जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, चाहे कोई भी वस्तु हो, ठीक है, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त कर सकते हैं या फिर नवीकृत कर सकते हैं, नया कर सकते हैं, वे सभी संसाधन क्या है, तो ये सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मतलब नया करना, ठीक है। अब जस्ट इसके उल्टा, वैसे संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसके उल्टा हो गया कि वैसे संसाधन जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अगर उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन में क्या कहेगा, पेट्रोल हो गया, डीजल, ये सभी क्या, एक बार अगर हम पेट्रोल का यूज करें तो क्या कभी वो फिर से बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं आएगा, ठीक है, एक बार खत्म मतलब पूरा खत्म, एक बार यूज कर लिए फिर से दोबारा उसको हम ना तो नया कर सकते हैं, ना ही उसको पुनः यूज में ला सकते हैं, ठीक है, तो ये सभी जीवाश्म ईंधन। अब ऐसे पूछता भी है, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है, जैसे दे देगा पेट्रोल हो गया या फिर हाँ पेट्रोल हो गया, ये क्या है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। ये दोस्तों को ध्यान रखिएगा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय इसमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन है, या फिर ऐसे दे देगा कि इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है या फिर कौन इनमें से नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन दे देगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, और सौर ऊर्जा हो गया, तो आपको क्या करना है, सौर ऊर्जा पर टिक करना है। नवीकरणीय पूछेगा तो सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय, यानी कि हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः नया भी कर सकते हैं, पुनः प्राप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। और अनवीकरणीय में क्या हो जाएगा, तो जिन्हें हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा जैसे में, ठीक है, जीवाश्म ईंधन में बहुत सारे थे, ठीक है, तो ये सभी क्या हो जाएगा, तो जीवाश्म ईंधन जिनको हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, एक बार यूज कर लिए फिर से दोबारा उसको, दोबारा अगर बनेगा भी ना तो बहुत समय लगता है। जैसे कि ये अनवीकरणीय संसाधन होता है ना, दोबारा मतलब बनने में बहुत लंबा प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया होता है इसका, मतलब दोबारा बनने में, ये अनवीकरणीय संसाधन जो भी होते हैं दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, बहुत लंबा समय लगता है और जटिल प्रक्रिया होता है इसका बनने का, ठीक है, तो इसे जल्दी से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और बहुत इसका जटिल प्रक्रिया होता है बनने का, इसलिए इसको कहा जाता है कि पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो इसमें एग्जाम्पल जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, ठीक है। आगे जो हम देखते हैं दोस्तों, ठीक है, आगे हम चलिए थोड़ा सा आगे आप देखते हैं। हाँ तो प्यारे साथियों, आगे हम देखने वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला जो है किसके आधार पर बांटना है, तो स्वामित्व के आधार पर। किसके आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। ये जो होते हैं दोस्तों, इसको 4 भागों में बांटा गया है। कितने, 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने, 4 वर्गों में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को कितने, 4 वर्गों में बांटा गया है। अब दोस्तों एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्वामित्व में क्या है, स्वामी है, क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं तो अगर स्वामी है यानी मालिक के आधार पर कह सकते हैं कि उसके मालिक के आधार पर, उसके स्वामित्व के आधार पर, उसके स्वामी के आधार पर इसको 4 वर्गों में बांटा गया है। अब देखिए कैसे, जैसे व्यक्तिगत संसाधन हो गया, पहला क्या है, व्यक्तिगत संसाधन 4 वर्गों में बांटा गया है स्वामित्व के आधार पर, जिसमें कि पहला प्रकार है, इसका पहला वर्ग है तो क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। अब देखिए व्यक्तिगत कहने का क्या मतलब है, किसी व्यक्तिगत यानी किसी खास व्यक्ति का बात हो रहा है यहाँ पर, क्या, किसी खास व्यक्ति का, व्यक्तिगत कहने का मतलब है किसी खास व्यक्ति का बात हो रहा है, यहाँ पर जिक्र हो रहा है। तो कह रहा है कि वैसा संसाधन, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो वैसा संसाधन जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, वैसा संसाधन जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे कोई भूखंड है, भूखंड कहने का मतलब कोई भूमि का टुकड़ा है, कोई भूमि का टुकड़ा है तो उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, क्या, उस पर किसी खास व्यक्ति का, या फिर कोई घर है, कोई ऐसा घर है तो उस पर किसी खास व्यक्ति का, यानी उसका जो मालिक होगा क्या हो, कोई एक ही होगा, यानी किसी खास व्यक्ति का बात हो रहा है, उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा। यही कह रहा है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, तो वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, वैसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे कि जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। जैसे में हो गया भूखंड, भूखंड कहने का मतलब है कोई भूमि का टुकड़ा हो गया, जो भूमि का कोई टुकड़ा होता है उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। या फिर कोई घर हो गया, उस पर भी किसी खास व्यक्ति का, या फिर कोई अन्य जायदाद हो गया जिस पर किसी खास व्यक्ति का ही अधिकार होता है,
ठीक है। तो इसलिए इसको कहा गया कि वैसे संसाधन जिन पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे है सामुदायिक संसाधन। क्या है, सामुदायिक। अब आपको इसमें इस जितना भी दिखाई दे रहा होगा इसी में आप इसका परिभाषा छुपा हुआ है। सामुदायिक मतलब समझ रहे हैं, कोई समूह, सामुदायिक कहने का मतलब कोई समूह, ठीक है, कोई खास समूह, कोई खास समुदाय, ठीक है। तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि वैसा संसाधन जिन पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, यानी वैसा संसाधन जिन पर क्या होगा, किसी खास समुदाय का, या फिर कह सकते हैं किसी खास समूह का अधिकार होता है। समुदाय का या समूह का एक ही बात है, किसी खास समुदाय का अधिकार होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे सामुदायिक, क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जैसे में कोई मंदिर हो गया, उस पर किसी एक क्या है, किसी खास समुदाय का उस पर अधिकार है कि नहीं, किसी भी खास समुदाय का एक अधिकार है ना उस पर, ठीक है। या फिर शमशान हो गया, ठीक है, शमशान पर भी किसी खास, मतलब क्या होता है, शमशान पर किसी खास समुदाय का, एक समुदाय का, एक समूह का क्या होता है, अधिकार होता है। चाहे मंदिर हो गया, उस पर भी किसी क्या, एक समूह कह सकते हैं या फिर कोई एक समुदाय कह सकते हैं, उस पर उसका अधिकार होता है, ठीक है। तो वैसा संसाधन जिन पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, वैसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहेंगे। या फिर जैसे में क्या लिख सकते हैं, शमशान हो गया, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, सामुदायिक भवन। गाँव में आपको एक सामुदायिक भवन दिखता है, पंचायत भवन दिखता है, ये सब का क्या है, ये सभी किस में आ जाएगा, तो ये सभी सामुदायिक क्या आ जाएगा, सामुदायिक संसाधन में आएगा। पंचायत भवन हो गया, स्कूल हो गया, ठीक है। इस सब में क्या होता है, किसी खास समूह का क्या होता है, अधिकार होता है, खास समुदाय का अधिकार होता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, सामुदायिक संसाधन है। ऐसे में दोस्तों ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत पूछता है, ठीक है। जैसे दे देगा मस्जिद, दे देगा, पूछ देगा कि कौन सा संसाधन है, तो आपको ध्यान रखना मस्जिद जो किसी खास समुदाय का उस पर अधिकार होता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, सामुदायिक संसाधन हो जाएगा। देखिए तो इसी में इसका परिभाषा छुपा हुआ है, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय संसाधन। क्या है, अगला जो है राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन, अब राष्ट्रीय मतलब क्या होता है, राष्ट्र में किसी देश के कोई राष्ट्र, ठीक है। तो इसको हम दो तरह से परिभाषित कर सकते हैं। किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं, या फिर राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। किसी देश, किसी कोई भी देश हो या फिर कोई भी राष्ट्र, एक ही बात है, देश से राष्ट्र एक ही बात है, कोई भी देश हो, उसके अंतर्गत जितने भी संसाधन आते हैं, उसके अंदर जितने भी संसाधन उपलब्ध है वो सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, उस राष्ट्र के राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। यानी कोई भी देश हो गया, उसके अंतर्गत यानी उसके सीमा से अंतर्गत, उसके सीमा के अंदर जितने भी मतलब संसाधन उपलब्ध है ना, वे सभी संसाधन उस राष्ट्र के राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। या फिर ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं इसको कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास राष्ट्र का, ठीक है, या फिर किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार होता है, किसी राष्ट्र विशेष का अधिकार होता है, वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज इसमें दिया है, कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीव एवं 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, कह रहे किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, अभी मैंने बताया कोई राष्ट्र मतलब कोई सीमा हो गया, कोई देश का सीमा हो गया, उसके अंतर्गत जितने भी भूमि आते हैं, जितने भी खनिज पदार्थ आते हैं, जितने भी जल संसाधन आते हैं, जितने भी वन्य जीव आते हैं, या फिर अगर बात करें महासागरों में, तो महासागरों में 200 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में, 200 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में समुद्री जीव जितने भी होते हैं ना, वे सभी क्या है, तो वे सभी है राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। वो जितने भी है वो सभी क्या कहलाएंगे, तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो हो गया, हम जान गए व्यक्तिगत संसाधन क्या है, सामुदायिक संसाधन क्या है, राष्ट्रीय संसाधन क्या है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है, तो दोस्तों इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे कि वैसा संसाधन जिन पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या होता है, अधिकार होता है, जिस पर क्या होता है, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो जिस पर किसी क्या होता है, किसी संस्था का अधिकार होता है। किसी, ना तो किसी व्यक्ति का अधिकार होगा, ना ही किसी देश का अधिकार होगा, ना ही किसी समुदाय का अधिकार होगा। किसका अधिकार होगा, तो किसी संस्था का, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का, ठीक है। जैसे संस्था यूएनओ है, ठीक है, तो जैसे वैसे ही है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था, किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था का क्या होगा, जिस पर अधिकार होगा उसको हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जिस भी संसाधन पर कह सकते हैं कि वैसा संसाधन जिन पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है, वैसे संसाधन को हम क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे है किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक
अब देखिए यहाँ पर क्या कहलाता है, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये देखिएगा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको कर दिया कि किसी देश का, कोई भी देश है उसके तट रेखा से यानी उसके सीमा रेखा से 200 किलोमीटर, उसके सीमा रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो क्षेत्र होता है ना, यानी कोई सीमा, भारत का जैसे बॉर्डर हो गया, उससे 200 किलोमीटर का जो क्षेत्र होता है ना, 200 किलोमीटर की दूरी तक का जो भी क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, तो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है, उसके नाम से जाना जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपको एक चीज बताना है, जैसे एक घर है, ठीक है, घर को आपको बताना है कौन सा संसाधन में आएगा, आपको हमें कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताना है। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, जिसका सही जवाब होगा मैं जवाब जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। इसका जो आगे का है ना दोस्तों, हम अगले पार्ट में, यानी कि अगले जो वीडियो मैं बनाऊंगा ना, अगला पार्ट इसका, उसमें मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें मैं बता दूंगा। ठीक है, बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।